हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि हिंदी के चैप्टर से कवर ना करता हो। दोस्तों, आज मैंने उन सब प्रश्नों को शामिल किया है जो छंद, अलंकार, प्रत्यय से बनने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास है। दोस्तों, बताना है कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास होता है। तो दोस्तों, तिरंगा यानी 3 रंगों का बना हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह द्विगु समास है, जो कि दोस्तों संख्यावाची शब्द प्रतीत हो रहा है। तो तिरंगा में आपका द्विगु समास है। आगे है दोस्तों, चमक गई चपला चमचम, पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों बताना है, यमक अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो दोस्तों याद रखिए, अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर च की कई बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दोस्तों याद रखना है कि दशानन में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि दोस्तों दशानन जब किसी तीसरे पद की जहाँ पर प्रधानता बताई जा रही हो, जैसे दशानन मतलब 10 मुख हैं जिसके, मतलब रावण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। आगे है दोस्तों, तामसिक का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों याद रखिए, तामसिक उसे कहते हैं जो प्याज का भी सेवन करता हो, जो मदिरा पान करता हो, जो सभी प्रकार की भोजन को ग्रहण करता हो, उसे तामसिक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका विलोम क्या है, सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट, अशिष्ट। तो दोस्तों सात्विक हो जाएगा, सात्विक मतलब शाकाहारी। आगे है दोस्तों, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो दोस्तों याद रखिए, जिस वाक्य में सा सी से आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक है कि जिस वाक्य में सा सी से आता है वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। और दोस्तों अगर वही बात करें रूपक अलंकार की, तो पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी से न आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगर वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जो पंक्ति में जनहु, मनहु, मनु, जनु, ज्यों त्यों इत्यादि आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और भ्रांतिमान अलंकार की बात करें दोस्तों, तो जहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही हो तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। आगे है दोस्तों, अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया। इसमें कारक क्या है। तो दोस्तों पहला है कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक और चौथा संप्रदान कारक। तो दोस्तों जहाँ पर के लिए आया हो वाक्य में तो वहाँ पर आपका, तो दोस्तों वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। आगे है दोस्तों, मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मन है, ती है, मनौ, अवती। तो दोस्तों याद रखिए, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर मनौती में अवती प्रत्यय है। आगे है दोस्तों, कौन सा शब्द निषीध का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, निषीध मतलब रात्रि होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, पहला है रात्रि, दूसरा रजनी, तीसरा तम, चौथा निशाब। तो दोस्तों याद रखिए, रात्रि का अर्थ भी रात्रि होता है, रजनी का भी अर्थ रात्रि होता है, निशाब का अर्थ भी रात्रि होता है, लेकिन तम का अर्थ अंधकार होता है। तो इसलिए आपका सी उत्तर सही हो जाएगा।
आगे है दोस्तों, मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों, टस से मस न होना, प्राण पखेरु उड़ जाना, टोह में रहना या पानी उतारना। तो दोस्तों आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सी आंसर आपका सही हो जाएगा, टोह में रहना यानी मौके की तलाश में रहना। आगे है दोस्तों, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये आपको बताना है। तो दोस्तों य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर दोस्तों तालव्य की बात की जाए तो च छ ज ये तालव्य हो जाएगा। और ऊष्म की बात की जाए तो सभी प्रकार के स ख स और ह भी आपका ऊष्म व्यंजन होता है। और ओष्ठ की बात करी जाए तो प फ ब यानी प वर्ग ओष्ठ हो जाएगा। आगे है दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो दोस्तों याद रखिए कि अनुगामी आपका आंसर सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला का वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी होता है। आगे है दोस्तों, संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला। जो संकट से भरे रास्ते को चुन लेता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कष्ट साध्य, कामरूप, कंटकाकीर्ण या कातर। तो दोस्तों याद रखिए कंटकाकीर्ण होता है। जो संकटों से भरे रास्ते को चुन लेता है उसे कंटकाकीर्ण कहा जाता है। आगे है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। दोस्तों स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसको आप याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों याद रखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। च छ ज ये च वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे है दोस्तों, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो याद रखिए दोस्तों कंजूसी से धन व्यय करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। आगे है दोस्तों, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। याद रखिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो वह अपादान कारक हो जाता है। जैसे रमेश जयपुर से यानी जयपुर से अलग हो जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, तो यह आपका अपादान कारक हो जाता है। आगे है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है? तो याद रखिए अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। आगे है दोस्तों, पर्यटन में संधि है। तो याद रखिए पर्यटन में यण संधि है। याद रखिए दोस्तों अगर य र ल व हैं और उनमें आधा वर्ण आया हो तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और स्वरों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आगे है दोस्तों, पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, पाप से अलग होना है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाता है। आगे है दोस्तों, हलाहल का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखिए हलाहल का अर्थ होता है विष, और विष का विलोम शब्द क्या होता है? अमृत। तो यहाँ पर हलाहल का विलोम शब्द सुधा हो जाएगा। आगे है दोस्तों, छिछला शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों याद रखिए छिछला शब्द का विलोम गहरा है। छिछला मतलब कम गहरा और गहरा मतलब बहुत गहरा। जैसे तालाब अगर छिछला है तो कोई नहीं डूबेगा, अगर तालाब गहरा है तो भाई उसमें डूब जाएंगे। तो छिछला शब्द का विलोम गहरा होता है। आगे है दोस्तों, गंभीर का विलोम क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों गंभीर का विलोम वाचाल होता है।
आगे है दोस्तों, अस्थि का तद्भव शब्द क्या है? तो अस्थि का तद्भव शब्द हड्डी है। अच्छा दोस्तों, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव का अर्थ होता है हिंदी, और तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत से लिए गए शब्द। दोस्तों, अस्थि जो है वो तत्सम शब्द है और तद्भव हड्डी हो जाती है। आगे है दोस्तों, सम उपसर्ग के शब्द समूह हैं। तो सम उपसर्ग लगाने पर क्या बनता है? तो दोस्तों याद रखिए, सम उपसर्ग से संस्कार और संचय ये शब्द बनते हैं। आगे है दोस्तों, वियोग का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, वियोग का विलोम शब्द संयोग है। आगे है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, स उष्म व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपका त्र हो जाएगा, छ हो जाएगा, क्षत्रिय वाला छ। आगे है दोस्तों, जन्मजात में समास है। तो दोस्तों याद रखिए, जन्मजात में तत्पुरुष समास है। अगर दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहती हो तो आप शब्दों को तोड़ लिया करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। जैसे जन्म से जात, तो जन्म से जात में तत्पुरुष समास है। आगे है दोस्तों, पहचान का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों याद रखिए, पहचान का तत्सम शब्द प्रत्यभिज्ञान है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, घुड़दौड़ का सामासिक विग्रह क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिए, घुड़दौड़ का अर्थ होता है घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़ कहा जाएगा इसको, घोड़ों से दौड़ नहीं कहा जाएगा। तो याद रखिए, घुड़दौड़ का अर्थ यही होता है कि घोड़ों की दौड़। आगे है दोस्तों, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि। दोस्तों इसको पहचानने का एक ट्रिक है, संधि को पहचानने का, कि जैसे शब्द हैं तो यहाँ पर जो बीच में अक्षर है उस पर कितनी मात्राएं लगी है। अगर ये 2 मात्राएं हैं तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर यहीं पर औ की मात्रा रहती तब भी वृद्धि संधि हो जाती। तो इस तरह से आप संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। जब 2 मात्राएं रहें, अ की मात्रा रहे चाहे औ की मात्रा, तो यहाँ पर वृद्धि संधि। अगर ए की मात्रा रहे या ओ की मात्रा रहे तो गुण संधि। इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे है दोस्तों, चौराहा शब्द में समास कौन सा है? ये बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो पहला पद संख्यावाची हो, चौराहा मतलब 4 रास्ते वाला, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। तो आपका उत्तर द्विगु समास सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ चौराहा शब्द दिया है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। आगे है दोस्तों, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, यह बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिए, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज रोज। किसी कार्य को हर रोज करना है, जैसे रोज नहाना है, रोज खाना है, बाजार जाना है रोज, तो ये आपका समय दर्शाता है, तो आपका इसलिए यह कालवाचक हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों समय का बोध हो वहाँ पर कालवाचक हो जाता है। आगे है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? निराला ने, धर्मवीर भारती ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने। तो दोस्तों याद रखिए, वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और दोस्तों निराला की बात की जाए तो निराला जी को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। और धर्मवीर भारती की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिए, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। और दोस्तों याद रखिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आगे है दोस्तों, मोहन की किताब रास्ते में गिर गई तो कौन सा कारक है? तो याद रखिए दोस्तों, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि जहाँ पर में और पर ये सब आते हैं तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। आगे है दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, यह सब तालव्य व्यंजन हैं। अगर वहीं दोस्तों बात करी जाए अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व हो जाता है। और दोस्तों ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो स, ख, स, ह,
सभी प्रकार के स और ह ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और दोस्तों ओष्ठ की बात की जाए तो प वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। आगे है दोस्तों जंगम शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों याद रखिए जंगम शब्द का विलोम अस्थावर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। आगे है दोस्तों जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हों और अंत में गुरु होता हो वह चौपाई कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।